अगर पूरा 1 साल ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं करते हो तो यू शुड डेफिनेटली सी योर डॉक्टर। और ऐसा नहीं है कि उस समय अगर आपकी ग्रैंड मदर ने 18 में बेबी किया तो आप उसका ऑपोजिट करने के लिए 38 में ही करो। डू इट व्हेन यू आर रेडी, financially, mentally, emotionally. Women only think about their health in the sense of fertility and baby carrying. आप एक इंडिविजुअल इंसान भी हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्पोर्टेंट है एंड दैट इम्पैक्ट्स योर मदरहुड ऑल्सो। तो आप एक रिस्की फेज पे हो क्योंकि थियोरेटिकली वी एक्सपेक्ट कि तब तक एग रिजर्व्स कम हो जाते हैं। वैसे बधाई हो मूवी की तरह एक्चुअल सिनेरियो में नेचुरल कंसेप्शन 40 के बाद भी हो सकता है बिकॉज वी डू हैव अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इवन एट दैट एज। यंग बॉयज जो 20 से ड्रिंकिंग स्मोकिंग शुरू कर लेते हैं एंड देन बेबी की थॉट अगर 35 के एज में आती है तब तक इतना डैमेज हो चुका होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सिर्फ मेडिसिन से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम 6 मंथ्स में इसको वापस नॉर्मल कर सकते हैं। Hello everyone and welcome to the Voice of Women where we discuss topics that matter most to you, and today we are diving into the often misunderstood topic of late pregnancies. Joining us is Dr. Gunjan Jha, an experienced MBBS doctor and women's health expert, and she'll shed light on planning late pregnancies, managing risk like gestational diabetes, and breaking the stigma surrounding this important subject. So everybody stay tuned as Dr. Jha shares vital insights to empower every woman on this journey right here on the Voice of Women. Ma'am, very excited for this. Thank you. Thank you for inviting me to this. Right. So everybody, with this, without any further ado, let's quickly dive into some intriguing questions which we have on our plate for ma'am. So ma'am, starting with the very first question, which I feel सारे आज के टाइम के जो वुमेन है उनका मेन कंसर्न रहता है, which is कि हम जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि शादी 30 के बाद हो, तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे सिचुएशंस वहां पे अपने आप नेचुरली बनते चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू फील योर सजेशन फॉर वुमेन हु आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 30, आफ्टर द एज ऑफ 30, और उसमें इनफर्टिलिटी के क्या रिस्क हो सकते हैं? See, age as a factor, आपकी जो egg quality है, from the time you're born with like 2 million eggs. Roughly you will have 450 menstrual cycles in your life, and with every decade egg quality inferior होती जाती है. So 20s के comparison में 30s में obviously it's tougher and even tougher in 40s. But जिस तरह के भी urban lifestyle है, stress बहुत रहना, पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये आपके एग क्वालिटी के साथ साथ फर्टिलिटी को बहुत सिवियरली हैम्पर करते हैं क्योंकि हार्मोन कंट्रोल बहुत ख़राब होने लग जाता है। पीसीओडी एक ऐसा टर्म है जो अब बहुत कॉमनली लोग सुनने लग गए हैं। 2 डिकेड्स अगो इतना नहीं होता था। वी हैव यंग गर्ल्स जो टीन से इस प्रॉब्लम से परेशान है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इशू एक ऐसी चीज़ है जो फर्टिलिटी को प्रॉब्लमैटिक बना रही है। नॉट जस्ट वुमेन, उनके पार्टनर्स का भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैबिट। वी सी यंग बॉयज जो 20 से ड्रिंकिंग स्मोकिंग शुरू कर लेते हैं एंड देन बेबी की थॉट अगर 35 के एज में आती है तब तक इतना डैमेज हो चुका होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सिर्फ मेडिसिन से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम 6 मंथ्स में इसको वापस नॉर्मल कर सकें। तो इनफर्टिलिटी इसीलिए कॉम्प्लिकेशन आ रही है। और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल कंसेप्शन को टफर बनाती जाती है। हम अगर बात करें एक बिल्कुल हेल्दी कपल है जो फर्टाइल है, साथ रह रहा है, ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, स्टिल सक्सेस ऑफ कंसीविंग इज ओनली 25%। राइट मैम, आज के टाइम पे ये केसेस मैंने भी बहुत सुने हैं। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास बेस लाइन था। इसके बाद आप टफ वर्क कल्चर जिसमें दोनों को एक 12 आवर्स का वर्क है, तो वैसे स्टेज में पुअर लाइफस्टाइल ड्रिंकिंग स्मोकिंग वाली हैबिट्स के साथ ये और कम हो जाती है। और फिर उसके बाद 5 इयर्स के शादी के बाद ट्राई करना शुरू करना, और जब नहीं हो रहा है तो उस फ्रस्ट्रेशन के साथ जब पेशेंट आता है तो वो इतने स्ट्रेस के साथ रहता है कि उन्हें एक काउंसिल करना कि नहीं यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग सम चेंजेस। और सबसे पहले अपनी रूटीन ठीक करो, डाइट ठीक करो। ये बहुत लंबा काउंसलिंग फेज रहता है। पीपल थिंक कि दिस इज वेरी नॉर्मल, ऐसे नहीं होता जैसे मूवीज में दिखाते हैं। दिस टेक्स टाइम। ठीक है। राइट मैम, डिलेड प्रेगनेंसी कैसे इम्पैक्ट करती है फर्टिलिटी को, और what age is considered as too late to start your pregnancy journey? ओके, सी बायोलॉजिकल एज और एक्चुअल जो हमारी एज होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यंगर पेशेंट्स में भी हमने देखा है कि एग्स की एज जो है वो एज उनकी एक्चुअल जो है उससे मैच नहीं कर रही। 25 to 30 के एज ग्रुप में भी हमने एग रिजर्व्स में कमी देखी है। तो इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट योर रियल एज, आप अपनी ब्लड टेस्ट में ये इवैल्यूएशन देख सकते हैं कि आपकी एग रिजर्व्स कितनी है,
क्योंकि वहाँ से आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का एक्चुअल असेसमेंट होता है। अगर आपके एग रिजर्व्स अच्छे हैं तो 35 और 40 में भी हमने स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन देखा है, और कई लोगों को 25 to 30 के एज ग्रुप में भी स्ट्रगल करते देखा है। तो अपनी एज से ज़्यादा अपने इन्वेस्टिगेशंस और एक्चुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दें। दूसरी चीज़ क्या है कि इफ़ यू आर ट्राइंग एट द एज ऑफ 40, उसके पहले आपका कोई भी एक प्रेगनेंसी नहीं है स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का, तो आप एक रिस्की फेज पे हो, क्योंकि थियोरेटिकली वी एक्सपेक्ट कि तब तक एग रिजर्व्स कम हो जाते हैं। वैसे बधाई हो मूवी की तरह एक्चुअल सिनेरियो में नेचुरल कंसेप्शन 40 के बाद भी हो सकता है, बिकॉज यू डू हैव अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इवन एट दैट एज। चैलेंजिंग डेफिनेटली है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के सिनेरियो में आपके बाकी हेल्थ इश्यूज डेवलप होने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आर्थराइटिस हो या शुगर बीपी की इश्यूज हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी कंपेयर टू अर्ली 20s अर्ली 40s में ज़्यादा होती है। इसीलिए भी प्रेगनेंसी एक चैलेंजिंग इशू हो जाता है। राइट मैम, हम एक टर्म के बारे में बहुत बार बार डिस्कस कर रहे हैं, विच इज बायोलॉजिकल क्लॉक। यस। और आपने भी मेंशन किया कि हमारी जो एक्चुअल एज है और बायोलॉजिकल क्लॉक वाइज जो एज है वो दोनों में डिफरेंस होता है। हो सकता है बिल्कुल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक 30 इयर्स का फीमेल हमारे पास अगर पेशेंट आ रही है तो उसकी फर्टिलिटी 35 वाले से बेटर ही होगी। इसमें वेरिएशन रहता है। और देखो, ऐसे तो बहुत इन्वेजिव टेस्ट भी हैं इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कोई क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है कि यूट्रस बाइफिड है या ऑब्स्ट्रक्शन है ट्यूब्स में पूरे ट्रैक्ट में, ऐसा कोई एनाटॉमिकल इशू नहीं है, तो एक सिंपल सीरम AMH लेवल होता है। ये इस बात को असेस करता है कि एग रिजर्व्स, हेल्दी एग रिजर्व्स कितना है, और अगर वो एक नॉर्मल रेंज में है 1.5 to 3 या इवन मोर देन 3, तो यू आर इन अ गुड स्टेट कि आप खुद से स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकते हो बिना असिस्टेंस के। अगर 1.5 से नीचे है तो विद असिस्टेंस कर सकते हैं। 0.5 से भी कम है तो फिर हमें देखना पड़ता है कितने हेल्दी एग्स है, और वहाँ पर फिर आपका स्पेशल ट्रीटमेंट जो है IUI या IVF वहाँ फिर सिग्निफिकेंस शो कर। इंडिया में एक थॉट प्रोसेस जो पिछले जनरेशन से आया हुआ है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ है कि लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती थी, तो उनका बेस्ट बेट रहता था कि अर्ली प्रेगनेंसी करो, मिनिमल इश्यूज से हो जाएगा। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट राइट एज, few generations ago people were getting married at the time of puberty itself, और द मोमेंट वो फर्टाइल हुए उसके बाद से ही शुरू हो जाती थी उनकी बेबी कैरिंग स्टेटस, और लाइफ टाइम में 10 बच्चे कर रहे हैं, 4 उसमें से सर्वाइव कर रहे हैं, कोई एक नौकरी करने लायक हो जा रहा है। तो ये ऐसा बेट होता था कि हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम रूल। मतलब उस समय में तो लोग आपकी तरह वो गैजेट्स भी यूज नहीं कर रहे थे, तो अगर आप बाकी सेगमेंट ऑफ लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करते हो तो इसमें भी रैशनली सोचना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि उस समय अगर आपकी ग्रैंड मदर ने 18 में बेबी किया तो आप उसका ऑपोजिट करने के लिए 38 में ही करो। डू इट व्हेन यू आर रेडी, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। सिर्फ 30 के हो गए इसीलिए हड़बड़ा जाओ, पहले इंसान से शादी कर लो और तुरंत बेबी कर लो, ऐसा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। अपना फिजिकल हेल्थ चेकअप जो होता है डू इट ऑन ईयरली बेसिस। जरूरी नहीं है कि आप 60 के हो जाओगे तभी कराओगे, एंड तब रैशनली प्रिपेयर करो फॉर अ बेबी। इट इज अ बेटर थिंग टू डू। तो मैम, जो नॉर्मल फीमेल है वो व्हाट इज द राइट एज, जो आपने भी टेस्ट का नाम बताया, टू चेक द egg count? See, once you are 30 and till then if you haven't conceived ever वाली चीज़ है, कोई मिसकैरेज या कभी कोई MTP नहीं लेना पड़ा है आपको, तो 30 की एज में एक अपने रूटीन चेकअप में आप सीरम AMH भी कर सकते हो, पूरी हार्मोन प्रोफाइल करा लें स्पेसिफिकली ऑन सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड्स, और एक जैसे अल्ट्रासाउंड होता है पूरे पेट का, ये एक आप करा करके रख लो जस्ट टू नो यूट्रस का स्टेटस क्या है। और पैप्समियर एक टेस्ट है जो हम कहते हैं कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो कराना शुरू कर लो, नहीं हुए हो 30 की एज तक तो स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 30, क्योंकि कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो आपकी फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। एंड आज हम टॉपिक तो अलग डिस्कस कर रहे हैं, पर पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर के बहुत इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो ये भी आपको अपने रूटीन टेस्ट में रखना चाहिए। And that's why I say a lot of time women only think about their health in the sense of fertility and baby carrying. आप एक इंडिविजुअल इंसान भी हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इम्पैक्ट्स योर मदरहुड ऑल्सो। अगर आपको डायबिटीज है बट आप परफेक्टली फर्टाइल हो, स्टिल आपकी मदरहुड जर्नी बहुत टफ हो जाए, वो चीज रहती है। तो मैम, अभी हमने कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस किया जो फीमेल्स को करा लेना चाहिए, लेकिन हमने एज जो डिस्कस किया वो था कि वो फीमेल्स हु आर इन देयर 30s
उनको ये टेस्ट करानी चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि 2 जो बीमारियां हैं बहुत कॉमन है आज के यूथ में, स्पेसिफिकली वुमेन में, विच इज PCOS एंड एंडोमेट्रियोसिस। तो उन्हें भी, उनका भी एग से रिलेटेड ही है ये इशू? यूजुअली सी एंडोमेट्रियोसिस में एग रिजर्व्स उतने अफेक्ट नहीं हुए होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट बहुत पेनफुल पीरियड से परेशान रहते हैं। उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रही होती। पर PCOD में अगर सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वो हेल्दी एग रिजर्व्स को अफेक्ट करता है। तो अनट्रीटेड PCOD को बहुत समय तक कैरी कर रहे हैं अगर पेशेंट्स, और ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहे हैं तो वो अपनी फर्टिलिटी को थोड़ा सा रिस्क पे रख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकते हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी फील करते हैं वो, ठीक है। बट PCOD के पेशेंट्स में क्या होता है कि PCOD आपकी एक सिंगुलर सिर्फ सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मेटाबॉलिक इश्यूज भी होते हैं, जैसे हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन, थोड़े डायबिटिक फीचर्स आने लग जाते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी रहती है डायबिटीज़ की, फेशियल हेयर और एक्ने के इश्यूज आने लगते हैं, बॉडी वेट में उनको रेजिस्टेंस फील होता है। तो उनकी डिसीज जो है वो इतनी होलसम हो जाती है और उसका जो एज स्पेक्ट्रम है वो यूजुअली फर्टाइल पीरियड के अलग भी होता है, मतलब जो वो कंसीव करने वाले जोन में नहीं है। तो उनकी ट्रीटमेंट में हमें कई बार ऐसा अप्रोच रखना होता है कि अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में बेबी प्लान करना है तो आपका ट्रीटमेंट अलग तरह से चलेगा, नहीं प्लान करना है तो अलग तरह से चलेगा। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट कर सकते हैं कंसीव, उनको अपने बस साइकिल की जो पेन और ब्लीडिंग है उसे मैनेज करते हुए आगे चलना होता है। और PCOD वालों को बहुत मेजर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड 6 मंथ्स का माइंडसेट रखना चाहिए कि इतना टाइम लगेगा उन्हें एक स्टेबल पोजीशन में पहुंचने में, उसके बाद ही वो कंसीव कर सके। राइट। तो मैम जो यंग गर्ल्स हैं जो PCOD से सफर कर रहे हैं वो कोई टेस्ट करा सकते हैं स्पेसिफिकली अपना एग काउंट वगैरह चेक करने के लिए? सीरम AMH लेवल आप किसी भी एज पे करा सकते हो, वही आप यंगर हो तो वो ज़्यादा हायर वैल्यू शो करेगा एंड विद ईच ईयर वो ग्रेजुअली कम होता जाता है। तो उसको कराने के लिए ऐसा नहीं कि हम यंगर स्टेज में नहीं करा सकते, करा तो कभी भी सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। With this movie, are moving on to the last question, which is, मैम इनफर्टिलिटी के अर्ली साइंस फीमेल को दिखने तो लग जाते होंगे, पर हम ऑब्वियसली जो फीमेल्स होती है इंडियन हाउस होल्ड में वो अपने फैमिली को ज्यादा कंसिडर करते हैं, अपने आप को नहीं, अपनी हेल्थ को हमेशा एक सेकंड ऑप्शन बना के रखते हैं। तो कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए इनफर्टिलिटी के, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एकदम अलार्मिंग रेड फ्लैग्स हैं? विमेन वरी अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब उनके पीरियड्स मिस हो रहे हो, इरेगुलर हो रहे हो, जब तक उस पैटर्न में डिफरेंस नहीं रहता उन्हें नहीं लग रहा होता है कोई फर्टिलिटी की इशू होगी। एंड यूजुअली आफ्टर दे आर मैरिड एंड दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, जब 2-3 साल तक सक्सेस नहीं मिलता तब उन्हें वरी होना शुरू होता है, या एक बेबी कर चुके हैं एंड दे टेक सम स्पेस और उसके बाद अब सेकंड ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा तब उन्हें चिंता होती है, क्योंकि जिनका एक बेबी ऑलरेडी है उन्हें लगता है फर्टिलिटी तो इशू है नहीं, पर जब वहाँ वो स्टक होते हैं कि नहीं 2 साल हो गया, अब फर्स्ट बेबी 10 साल का हो गया, नहीं हो रहा, तो अनलेस दे सी फेलियर इन नेचुरल कंसेप्शन वो फर्टिलिटी का वरी नहीं करते। कब इसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर आप प्लान कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल या बैरियर मेथड बिना यूज़ किए अगर आप कांटेक्ट रख रहे हो एंड दैट यू डू फॉर अ ईयर अलॉन्ग विद हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी आपने स्टार्ट कर लिए हैं, स्टिल अगर पूरा 1 साल ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं करते हो तो यू शुड डेफिनेटली सी योर डॉक्टर, ताकि आप अपना और अपने पार्टनर का वर्कअप करा ले रहे हो ढंग से, क्योंकि इस चीज़ को आप जितना डिले करते हो उससे आपकी सक्सेस रेट अफेक्ट होती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब आइडेंटिफाई करते हो उसको, पूरा वर्कअप कराते हो, फिर अलॉन्ग विद मेडिसिनल सपोर्ट आप स्टार्ट करते हो, तो दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप 5 साल नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करोगे, फिर वर्कअप कराओगे, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन स्टार्ट कराओगे, तो आपकी जर्नी लंबी होती जाती है, और जितनी लंबी होती है उतना पेशेंस पर ट्रिगर होता है, क्योंकि कभी भी हम IVF की जर्नी या IUI की जर्नी शुरू करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका 5-6 एपिसोड्स फेलियर का होता है और फिर सक्सेस रेट आता है, क्योंकि दिस इज़ अ टफ थिंग टू डू। ये 100% सक्सेस रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा ज़रूरी नहीं है। लॉट ऑफ कपल्स, पर्टिकुलरली जब हम NCR रीजन की बात करते हैं, जो आफ्टर 35 शादी कर रहे हैं,
उसके बाद भी टाइम लेना चाहते हैं। 40 to 45 वाले एज ग्रुप में वो इन स्पाइट ऑफ फेलियर 1 ईयर का हो चुका है नेचुरल कंसेप्शन में, तब वो और टाइम लेना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू डू। अगर आप 35 एंड अबव हैं, इवन तो यू आर नॉट मैरिड बट यू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड, सबसे पहले तो यू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड एनी टाइम इन योर फ्यूचर, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो ताकि आपको ये पता हो कि आप कितना टाइम ले सकते हो। पहले 5 साल वेस्ट करके फिर ये चीज़ शुरू करो तो आपके अलावा और किसी को रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि आप वही बेबी करोगे ज़्यादा तकलीफ से जो आप नेचुरली भी कर सकते थे। तो इतना मेंटल फिजिकल स्ट्रेस फाइनेंशियल बर्डन लेकर के एक नेचुरल चीज़ को करना इस थोड़ा सा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो डिस्कशन से ये समझ में आ गया कि मैम के पास जो एक्सपीरियंस है, मैम ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया और मैम बहुत स्वीट डॉक्टर है। सो इफ यू रियली वांट टू मीट हर इन पर्सन तो मैम के क्लिनिक के जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे आपको, और मैम के क्लिनिक का नाम आपको स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप इंदिरापुरम में रहते हो तो निधि खंड 1 में मैम का क्लिनिक है, तो यू आर डेफिनेटली गिविंग हर अ विजिट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर कर देना, और हमारा चैनल द वॉइस ऑफ वुमेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैम को विजिट करना मत भूलना प्लीज। ऑलराइट, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।